आज की कहानी है इस फेमस टिकटॉक वीडियो की जो 2020 में बहुत ही ज़्यादा वायरल था पूरी दुनिया में एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका था एंड आई थिंक फॉर द राइट रीजंस। हथकड़ी और कैदी की वर्दी पहने हुए इस लड़की का ये वीडियो ओरिजिनली है यूएसए की एक कोर्ट का, और इसके अंदर देखा जा सकता है कि ये लड़की जो कि कोर्ट के अंदर पेश हुई है, इसने शायद कोई क्राइम किया है, लेकिन साथ में इसके एक्सप्रेशन देख के पता चलता है कि ये थोड़ी सी अनस्टेबल लग रही है। ये बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही है कोर्ट के अंदर और मीडिया के कैमरे को देखकर एक तरह से अटेंशन ग्रैब कर रही है। और जस्ट बिकॉज कि वो लड़की काफी अट्रैक्टिव थी, लोग ये बिना जाने कि क्यों वो कोई कोर्ट के अंदर है, लोगों ने उसका बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के उस वीडियो को ग्लोरीफाई किया। वो जैसी हरकत कर रही थी वैसे ही इम्पर्सनेट करने लगे। लेकिन जब बाद में इन्हें पता चला कि क्यों ये लड़की कोर्ट में है, ये जानने के बाद हर किसी के पैर से जमीन निकल गई, क्योंकि जब बाद में लोगों को पता चला इस लड़की ने अपनी माँ को 80 बार चाकुओं से गोद के मार डाला है, इसलिए वो कोर्ट में आई है। 2020 का फेमस वीडियो मैं आपको अगस्त 2024 में सुना रहा हूँ, लेकिन ये असली कहानी हुई थी अगस्त 2013 में। और आखिर बाद में ऐसे क्या ट्विस्ट आए थे कि इसकी माँ आज तक इंसाफ के लिए इंतजार कर रही है अपने मरने के 11 साल के बाद। और इसाबेला नाम की इस लड़की की आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी या क्या सरकमस्टेंसेस थे कि इसने अपनी माँ को 80 बार चाकुओं से गोद गोद के मार डाला था। तो आइए अब हम इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो अगर आपको इस तरह की और भी कहानियां पसंद है तो मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी 3 से 4 घंटे का कंटेंट अवेलेबल है और आगे भी ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आता रहेगा। तो बिना डिले किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो गाइज, मेरा नाम है शान एंड वेलकम टू द पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। कोलोराडो स्टेट के अंदर यूएसए में एक सिटी है जिसका नाम है ऑरोरा। 1990s के टाइम पे ऑरोरा में एक कपल रहते थे जिसमें हस्बैंड का नाम था रॉबर्ट गुज़मैन और उनकी वाइफ का नाम था युनमी गुज़मैन। 1995 में उनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था इसाबेला गुज़मैन। वो लोग अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने अपना एक फोटो स्टूडियो खोला था, उसका नाम ही रखा था इन्होंने बेला फोटो स्टूडियो अपनी बेटी के नाम पे। लेकिन युनमी और रॉबर्ट के बीच में सारी चीजें इतनी अच्छी नहीं थी। 1995 में इसाबेला के पैदा होने के बाद भी उनके बीच के झगड़े खत्म नहीं हो रहे थे। बेचारी इसाबेला को ऐसे ही माहौल में बड़ा होना पड़ा था और आखिरकार 4 साल के बाद 1999 में इन दोनों के बीच डाइवोर्स हो जाता है, जिसका बहुत ही गलत असर पड़ता है बेबी इसाबेला पे। तो युनमी और रॉबर्ट के डाइवोर्स के बाद इसाबेला की कस्टडी मिलती है उसकी माँ युनमी को और उसे युनमी के साथ रहना पड़ता है। हालांकि इसाबेला अपने फादर के ज्यादा क्लोज थी रॉबर्ट गुज़मैन की। इसके बाद अगले साल 2000 में युनमी शादी करती है एक दूसरे शख्स से जिसका नाम होता है रायन होए। इसाबेला को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और जब दूसरी शादी युनमी ने की थी तो उसके बाद वो अपनी माँ युनमी को और ज्यादा नापसंद करने लगती है और एक तरह से नफरत उसके अंदर पैदा होने लगती है अपनी माँ युनमी के लिए। हालांकि युनमी, जो कि अब युनमी होए हो चुकी थी रायन से शादी के बाद, वो अपनी बेटी इसाबेला को अभी भी पूरी अटेंशन देती है, पूरा प्यार करती है और उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करती है। इसीलिए वो अपने स्टूडियो के अलावा और भी कई जगह पे पार्ट टाइम जॉब करती है ताकि वो अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ दे सके। वहीं दूसरी तरफ इसाबेला एक रिजिड बिहेवियर की थी। वो टीन एज के टाइम से ही एकेडमिक्स में स्कूल में काफ़ी ख़राब स्टूडेंट थी, वो बिलो एवरेज स्टूडेंट थी, वो बस किसी तरह पास हो जाती थी और वो बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं थी अपनी माँ की तरफ, जो भी उसकी माँ करे, और उसे उसकी माँ का प्यार बिल्कुल भी नहीं दिखता था। उसके अंदर सिर्फ अपनी माँ के लिए नफरत थी और साथ में धीरे धीरे टीनेज में उसका जो रिजिड बिहेवियर था, जो उसका अंदर एक एंगर इश्यूज था, वो और ज़्यादा बढ़ रहा था। वो अब धीरे धीरे क्लासेस भी स्किप करने लगी थी और कई बार वो घर से कई दिनों तक गायब भी रहती थी। इसाबेला अपनी माँ की समझाई हुई किसी भी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती थी और उसे लगता था कि उसकी माँ उसे रिस्ट्रिक्शंस में रखती है। शायद इसीलिए सिर्फ 14 की एज में उसके पेरेंट, जो कि जेहोवा विटनेस थे, जो कि एक ब्रांच होती है क्रिश्चियनिटी की, जिसके अकॉर्डिंग वो एकदम कोर रिलीजन को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम वो ना तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ना ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ना ही ईस्टर। तो ये सारी चीज़ें इसाबेला को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लगती थी, इसीलिए उसने जेहोवा विटनेस, जो कि एक पार्ट था क्रिश्चियनिटी का, उससे उसने रिज़ाइन कर दिया था एक तरह से, और वो बिल्कुल डिसबिलीफ में थी इस चीज़ से।
यही नहीं, जब वो अपने स्कूल के सीनियर ईयर में थी और कॉलेज जाने से पहले फाइनल टर्म के एग्जाम देने थे, तो उसे स्कूल की तरफ से निकाल दिया गया था उसकी बहुत कम अटेंडेंस के वजह से। ये दिन होता है 27 अगस्त 2013। युनमी होए अभी अपने स्टूडियो से घर पहुंचने ही वाली थी। अपने घर के अंदर वो जिससे पहले की गाड़ी पार्क करती, वो देखती है कि इसाबेला के कमरे से एक लड़का खिड़की की तरफ से होके बाहर आता है और वो फेंस को क्रॉस करता हुआ रोड की तरफ भाग जाता है। युनमी को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसको रियलाइज होता है कि कुछ टाइम पहले कई बार उसको पड़ोसियों ने टोका है कि आपके एब्सेंस में इसाबेला के घर पे कई सारे लड़के आते हैं और कोई बाहर से आ रहा होता है तो वो गायब हो जाते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं। अब इस चीज में युनमी काफी दुखी होती है और वो जाती है सीधा इसाबेला के कमरे में उससे बात करने के लिए। वो इसाबेला से जाके इस बारे में बात करती है, समझाती है कि इस तरह की चीजें सही नहीं है और अब तुम रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए तुम्हें। लेकिन उल्टा इसाबेला युनमी को ही बहुत खरी खोटी सुनाती है। वो उसी पे गुस्सा हो जाती है और यहाँ तक कि कुछ टाइम की बहस के बाद वो अपनी माँ युनमी के ऊपर थूक देती है। इन चीजों से युनमी काफी हर्ट होती है। वो अपने हस्बैंड रायन को बताती है। रायन इसाबेला से बात करते हैं, लेकिन इन सब के बाद युनमी इतना ज्यादा डर जाती है कि वो रात को रायन के साथ उसके कमरे में ही सोती है। हालांकि अक्सर वो अपने कमरे में अकेला सोया करती थी, लेकिन इस चीज के बाद वो काफी टेरराइज्ड होती है और उसे लगता है कि अब इसाबेला का गुस्सा कुछ ज्यादा ही ऊपर अब जा चुका है। तो रात को सोने के बाद जब सुबह युनमी वहां से उठती है तो उसको लगता है कि शायद कुछ टाइम के बाद ये चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन वो अपने फोन में जब अपना ईमेल खोलती है तो उसे इसाबेला की तरफ से एक ईमेल आया होता है, जिसे देख के वो डर जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस ईमेल में सिर्फ 3 वर्ड होते हैं इसाबेला की तरफ से, और वो वर्ड होते हैं यू विल पे। युनमी इस बार इस चीज को हल्के में नहीं लेती और वो पुलिस को कॉल करती है और इसाबेला की सारी हरकतों के बारे में बता देती है। पुलिस पहले डोमेस्टिक केस समझ के इसाबेला को सिर्फ समझाती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद एक वार्निंग भी देके जाती है, क्योंकि यूएस के अंदर 18 साल के बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल सकते हैं और इसाबेला ऑलरेडी जून में 18 साल की हो चुकी थी। तो पुलिस बोलती है कि अगर अगली बार तुमने ऐसा बिहेव किया तो युनमी तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस बार तसल्ली के लिए युनमी यहाँ नहीं रुकती और जब वो स्टूडियो जाती है तो अपने पुराने हस्बैंड यानी रॉबर्ट गुजमैन से इस बारे में बात करती है। हालांकि वो दोनों डाइवोर्स थे, लेकिन अभी भी इस स्टूडियो में, बेला स्टूडियो में साथ में ही काम करते थे। ये सुन के रॉबर्ट गुजमैन काफी हर्ट होता है और वो घर जाता है युनमी के और इसाबेला से 1 घंटे बात करता है। इस दौरान इसाबेला 1 घंटे सिर्फ रॉबर्ट की बात सुन रही होती है और उसके सर हिला के अग्री कर रही होती है। तो रॉबर्ट को लगता है कि शायद अब वो सुधरने की कोशिश करेगी, लेकिन इस दौरान इसाबेला उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, कुछ बहुत ही खतरनाक। इसी दिन रात में ये सब होने के बाद 8 बजे युनमी आती है और रायन के लिए मैकडी से कुछ फूड लेके आती है। वो रायन को फूड देने के बाद पूछती है कि इसाबेला कहाँ है। तो रायन बोलता है मैंने कुछ टाइम पहले उसे किचन में देखा था। तो युनमी रायन को खाना देने के बाद ऊपर वॉशरूम में जाती है नहाने के लिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद रायन को ऊपर वॉशरूम की तरफ से कुछ आवाज आ रही होती है, जैसे ऊपर कोई चिल्ला रहा है या फिर कोई गिरा है। रायन फटाफट सीढ़ियों पे भाग के ऊपर जाने लगता है। तभी सीढ़ियों पे उसे आवाज सुनाई देती है जैसे उसको कोई बुला रहा है, यानी युनमी उसे चिल्ला के बुला रही है, रायन रायन। वो जैसे ही वॉशरूम के गेट के सामने पहुंचने वाला होता है, उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। वो देखता है कि चाकू हाथ में लिए इसाबेला उस वॉशरूम के अंदर है। वॉशरूम का टैप अभी ऑन है, पानी गिर रहा है और युनमी फर्श पर लेटी हुई दर्द से करा रही है। क्योंकि गेट अभी भी थोड़ा सा खुला हुआ था तो रायन भाग के जाता है गेट खोलने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो गेट की पहुंच तक जाता, इसाबेला वो गेट जल्दी से बंद कर देती है। और अब युनमी के बहुत जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे इसाबेला अब उसको मार ही डालेगी और उसके सिर पे खून सवार है, क्योंकि अब उसे इसाबेला के इंटेंशंस के बारे में पता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए नीचे जाता है, 911 पे कॉल करता है और पुलिस को सारा माजरा समझाता है। जैसे ही पुलिस बोलती है कि ऊपर जाके तुम कोशिश करो कि तुम गेट खोल सको और जाके इसाबेला से कम्युनिकेट कर सको, वो जैसे ही दोबारा ऊपर जाके वॉशरूम की तरफ जाता है, वो देखता है कि अंदर से बहुत जोरों से युनमी के चिल्लाने की आवाज आ रही है।
और अब वो चिल्लाहट काफी स्लो हो चुकी है क्योंकि युनमी अभी दर्द से कर्रा रही है। और उसी टाइम वो देखता है कि अंदर से ब्लड निकल के उसके पैरों तक पहुंच गए हैं। अब वॉशरूम का सारा पानी लाल हो चुका होता है। अब रायन ये सारा माजरा समझ गया था कि अगर उसने जल्दी से कुछ नहीं किया और पुलिस जल्दी नहीं आई तो इसाबेला डेफिनेटली युनमी को मार ही डालेगी। वो अपनी पूरी जान लगाता है गेट खोलने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता, गेट नहीं खुलता। और आखिरी बार उसे याद है जब वो डर से करा रही थी तो युनमी के मुंह से आखिरी वर्ड निकला था, ये हुआ। थोड़ी देर के बाद जब वो गेट खुलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि इसाबेला के हाथ में चाकू है, वो पूरी तरह से ब्लड में है और उसके सिर से पैर तक पूरे कपड़े ब्लड में लाल है। नीचे युनमी पड़ी हुई है, पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं, और सारा बाथरूम एक लाल स्विमिंग पूल की तरह खून में डूबा हुआ है। इसाबेला अब हाथ में चाकू लिए हुए बाथरूम से बाहर आती है और रायन को लगता है कि शायद अगला नंबर उसी का है, लेकिन इसाबेला के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो वहां से रायन को क्रॉस करते हुए निकल जाती है, जैसे उसे पता ही नहीं है कि रायन वहां पे खड़ा हुआ है, और घर के लॉन में होते हुए वो वहां से कहीं और चली जाती है। जब रायन गेट खोलने की कोशिश कर रहा था तब धीरे धीरे शायद युनमी की जान निकल रही थी। इसके बाद रायन अंदर जाता है और वो युनमी को देखता है। उसके चेहरे पे बहुत सारे चाकू गुक से हमले करने के निशान थे, अनगिनत निशान उसके चेहरे पे, गले पे, बॉडी के अलग पार्ट्स पे। वो 911 पे पुलिस से अभी भी कनेक्टेड था और पुलिस ने उसको बोला था कि वो युनमी को सीपीआर दे। वो सीपीआर देता है, लेकिन तब तक रायन समझ जाता है कि युनमी अब एक लाश बन चुकी है और उसके अंदर जान नहीं बची। और साथ ही वहां पे एक बेसबॉल बैट भी पड़ा होता है, जिससे पता लगता है कि चाकू से हमला करने से पहले युनमी को इसाबेला ने बेसबॉल बैट से भी मारा था। अब इसके थोड़ी देर के बाद वहां पे पुलिस और पैरामेडिक टीम पहुंचती है और वो युनमी की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं। और इसके बाद अब रात को सनसनी की तरह पूरे यूएस में और पूरी दुनिया में न्यूज़ फैल जाती है और लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई बेटी अपनी माँ को ऐसे मार सकती है। और उसके बाद जब ऑटोप्सी में पता चलता है कि युनमी की बॉडी पे 80 बार चाकू से हमला हुआ था इससे पहले कि उसकी जान निकली। इसके अगले दिन पुलिस को इसाबेला पास के एक पार्किंग लॉट में मिल जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि इस टाइम तक इसाबेला 18 साल की थी और उसे अब फुल फ्लेज फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा हो सकती थी यूएस के कानून के अकॉर्डिंग। लेकिन याद है मैंने आपको बताया था कि किसी ट्विस्ट के वजह से आज तक इसाबेला की मां को इंसाफ नहीं मिला। कोर्ट में बहुत ही शॉकिंगली ये प्रूव हो जाता है कि इसाबेला ने ये सारे मर्डर अपने होश में रहते हुए नहीं किए और वो मेंटली स्टेबल भी नहीं है। दरअसल उसे एक बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे जो इतने भी साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने ये प्रूव किया था टेस्ट के बाद कि इसाबेला के दिमाग में एक आवाज है और उस आवाज की वजह से इसने अपनी मां को मारा है। और साथ ही उसको ये भी नहीं पता था मर्डर के टाइम पे कि वो अपनी मां को मार रही है। इसके बाद कोर्ट ये फैसला करती है कि इसाबेला को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेजा जाएगा उसकी मेंटल वेलबींग के लिए, जब तक वो सोसाइटी में दोबारा रहने लायक नहीं हो जाती। इस चीज में लोगों के मिक्स रिएक्शन है। कोई कहता है कि सच में उसका बचपन का ट्रॉमा था जिसके वजह से उसने ये मर्डर किया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद ऑल ऑफ द टाइम बहुत ही स्मार्टली शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज एक्टिंग। इसके ऊपर जो भी आपका ओपिनियन है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत सारे लोगों की तरह बहुत गुस्सा आया था कि ये अभी तक फ्री कैसे है और इसे सज़ा क्यों नहीं मिली। 2013 में साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाने के बाद ज़्यादा न्यूज़ तो बाहर नहीं आई, लेकिन 2020 में इसाबेला का एक वीडियो सामने आया जिसके अंदर इसाबेला ने कहा था कि मैं अब मेंटली फिट हूँ और अब मैं दोबारा सोसाइटी में जाने के लिए तैयार हूँ। और उसने ये बात दोबारा दोहराई कि मैं उस टाइम मेंटली फिट नहीं थी और काश मैं पीछे जाके सब कुछ फिक्स कर पाती। लेकिन मुझे ये वीडियो देखने के बाद पर्सनली ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आया था कि उसकी माँ मरी थी। इवन अगर उसने अनजाने में भी मारा था, उसके चेहरे पे बिल्कुल कोई रिमोर्स नहीं था, उसने किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं मांगी थी और ना ही उसने कोई अफसोस जताया था। और उस साइकेट्रिक हॉस्पिटल से जाने का इसाबेला का एक और रीज़न ये था कि बीच में कुछ र्यूमर आए थे, ये शायद सच थे, कि उसका वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा असॉल्ट हुआ था, उसका मेंटल अब्यूज़ और साथ में फिजिकल अब्यूज़ भी हुआ था।
इसके बाद उन लोगों पे क्या एक्शन ली गई या उस इंस्टीट्यूट पे, इस चीज़ की कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हुआ था वो सिर्फ इस क्राइम की वजह से वायरल नहीं हुआ था जो कि होना चाहिए था। ये 2020 में सिर्फ इसलिए वायरल हुआ था कि ये लड़की दिखने में अच्छी लग रही थी। इस तरह के यूएस में और दुनिया के अलग पार्ट में, इवन इंडिया में भी ऐसा कई बार देखा गया है कि चाहे कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका कुछ बैकग्राउंड, उसके लुक्स या और कोई रीज़न, लोग उसको ग्लोरीफाई करने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये भी क्रिमिनल या क्राइम को एक तरह का इनकरेजमेंट ही है, चाहे सॉफ्ट वे में हो। तो गाइस सब्सक्राइब करें आगे और भी इस तरह के कंटेंट के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज शान एंड यू आर वॉचिंग पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। साइनिंग ऑफ।